हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स एक्ट का आगे के सेक्शंस देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम सेक्शन 1 to 16A तक कर चुके हैं। यहाँ से हम दूसरा देखने वाले हैं। अगर आपने अभी आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखिएगा, जिसमें आपको आगे पिछले सेक्शंस मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमिटी। सेक्शंस जो हमने लास्ट सेक्शंस में देखे थे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोर्ड था, है ना, एडवाइजरी कमिटी, एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसकी हमने कंपोजिशन देखा था और उनके फंक्शंस देखे थे। सेक्शन 7 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड के बारे में बोल दिया गया था। फिर उसमें उसके मीटिंग, उसकी वैकेंसी, ये सब के बारे में हम पढ़ चुके थे। और सेक्शन 16A में स्टेट और यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी, उसके रिगार्डिंग जो बोर्ड बनेगा उसके बारे में दिया गया था। अब है सेक्शन 17 एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड एडवाइजरी कमिटी। तो यहाँ जो अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो अपॉइंट कर सकती है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी किसके लिए, यूटी के लिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट के लिए यहाँ पर अपॉइंट कर सकती है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की। ठीक है, फिर इनका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, तो इसका जो फंक्शन होगा, फंक्शन एक जो रजिस्ट्रेशन होंगे किसके, लेबोरेटरीज सेंटर, जो काउंसिल सेंटर्स है, जेनेटिक काउंसिल सेंटर, लेबोरेटरीज है, क्लिनिक्स है, इनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम ये करेगा। उसको सस्पेंड करना, के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करना, इससे रिलेटेड काम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी करेगा। ठीक है, फिर कुछ जो स्टैंडर्ड है उनको इन्फोर्स करना, इन्वेस्टिगेशन करना, एडवाइजरी हेल्प जो है, इससे रिलेटेड काम यहाँ पे किए जाएंगे। ये जो अथॉरिटी ये काम ये करेंगे। और बोर्ड क्या करती है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम करेंगी, है ना, अगर रिव्यू करेगी उसका, और मतलब उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो पॉलिसी में चेंजेस लाना है तो वो चीज करना, ये सारा काम जो होगा वो बोर्ड का काम होगा। और यहाँ जो ये अथॉरिटीज है, ये जो लेब, क्लिनिक और सेंटर है, इनके रिगार्डिंग काम ये करेगी। फिर इसमें कंपोजिशन जो होगा, इसका कंपोजिशन के इसमें कौन कौन होंगे, है ना, तो पूरे स्टेट या यूटी की अगर बात करें तो वहाँ पे एक चेयरपर्सन होगा जो हेल्थ, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ का पर्सन होगा, विमेन, है ना, और लॉ डिपार्टमेंट ऑफिसर यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पर जो चेयरपर्सन जो होगा वो कौन होगा, एक चेयरपर्सन होगा जो जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ का होगा। यहाँ पे एक विमेन होगी रिप्रेजेंटेटिव, जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन से ली जाएगी। और एक लॉ ऑफिसर होगा जो लॉ डिपार्टमेंट ऑफिसर से जो है वो, यहाँ पे इतने 3 जो मेंबर है, इस कंपोजिशन इस प्रकार से होगा। फिर है एडवाइजरी कमेटी। तो एडवाइजरी कमेटी क्यों बनाई जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो बनाएगी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को एड देने के लिए, मतलब उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर ये कमेटी बनाई जाएगी। जिसमें क्या होगा, 3 मेडिकल एक्सपर्ट्स होंगे, एक लीगल एक्सपर्ट होगा, और एक जो होगा वो ऑफिसर होगा फॉर पब्लिसिटी और इंफॉर्मेशन, इस ये देने के हिसाब से, है ना, तो इन्फो ऑफिसर यहाँ पे माना जाएगा सोशल वर्क के लिए। तो इस तरीके से ये यहाँ पे एक्सपर्ट्स होंगे। और 3 सोशल वर्कर्स होंगे, जिसमें से एक विमेन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी जो कमिटी है, एडवाइजरी कमिटी, इसका कंपोजिशन होगा, जो एड देगा, जो मदद करेगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के लिए। अब है नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन। तो अगर कोई भी मेंबर एसोसिएट है, अगर सेक्स सिलेक्शन या इसके जो भी डिटर्मिनेशन करने से रिलेटेड, अगर इसमें अगर कोई भी एसोसिएट है, वो मेंबर एडवाइजरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। तो ये यहाँ पे इसका डिस्क्वालिफिकेशन है, मतलब इसको एसोसिएट नहीं होना चाहिए रिलेटेड टू सेक्स सिलेक्शन या PNDT।
मतलब उसने प्री नेटल डायग्नोसिस कुछ ऐसे काम जो है उसमें अगर कुछ करा रखा है या ऐसे उस कामों में एसोसिएट है तो वो यहाँ नहीं मेंबर हो सकता है। नेक्स्ट है मीटिंग इज नीडेड, जब जब ज़रूरत हो तब यहाँ पे मीटिंग होगी, और या फिर रिक्वेस्ट की, अगर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो उस हिसाब से यहाँ पर मीटिंग की जाएगी। चलिए, तो सेक्शन 17 और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और एडवाइजरी कमेटी के बारे में बताता है। अब इस अथॉरिटी, जो पावर ऑफ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इनको पावर क्या दी गई? अब इनका गठन तो कर दिया, इनको बना दिया है, अब इनको कुछ इनके फंक्शन है तो उन फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए पावर भी देना जरूरी है ना। तो क्या क्या काम कर सकते हैं? तो ये क्या कर सकते हैं, समन कर सकते हैं किसी पर्सन को, है ना, जो भी वायलेशन कर रहा है उससे इंफॉर्मेशन मांगने के लिए उसको समन दे दिया है। डिमांड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल, वो कोई से भी डॉक्यूमेंट्स को मंगा सकते हैं अगर उनको लगता है कि कोई मटेरियल है जो कि वायलेशन से रिलेटेड है, या कोई डॉक्यूमेंट है ना जिसका ऑब्जेक्ट है कि वायलेशन से रिलेटेड है, तो वो उसको क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए डिमांड कर सकते हैं यहाँ पे। इशू सर्च वारंट फॉर सस्पेक्टेड प्लेस, अब अगर कोई प्लेस अगर उनको लग रहा है कि ये सेक्स सिलेक्शन से रिलेटेड काम के लिए है ये प्लेस, तो वो सस्पेक्ट है वो प्लेस, तो वहाँ पे वारंट इशू कर सकते हैं वहाँ के लिए, सर्च वारंट की वहाँ पे जाके देखें। टेक लीगल एक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंटली, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अगेंस्ट सेक्स सिलेक्शन, तो ये लीगल एक्शन भी ले सकते हैं और पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब तो सेक्शन 17A में पावर दे दी गई है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसिल, ये चैप्टर 6 है, रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरीज एंड जेनेटिक क्लिनिक्स। तो अब ये जो क्लिनिक, लेबोरेटरी और इसके बारे में, क्योंकि इन्हीं को और इनको भी कुछ गाइडलाइंस पर काम करना होगा, इनको रजिस्ट्रेशन अगर इनका हो रहा है तो किस बेसिस पे हो रहा है, इनके भी कुछ नॉर्म्स होंगे, तो ये सेक्शन 18 इस बारे में बताता है हमें। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, लेबोरेटरीज और क्लिनिक्स, no one can open or run genetic council center, lab और clinic without registration। तो यहाँ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी ये चीजें चलाई जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर अल्ट्रासाउंड क्लिनिक चला रहा है ना, और वो जो लिंग है वो बता देता है गर्भ में बच्चे का, तो ये क्या होगा, इलीगल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए क्लॉज 1 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मस्ट बी मेड टू द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, मैनर एंड विद फीस। अब रजिस्ट्रेशन जब होगा तो एप्लीकेशन किसको करनी है, तो एप्लीकेशन करनी है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। ठीक है, वो जिस रूल्स में जिस तरीके से प्रोसीजर दिए उसको फॉलो करते हुए देना होगा। तो क्लॉज 2 ये बोलता है। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग सेंटर मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 60 डेज ऑफ द एक्ट कमेंसमेंट। तो ये तो जब एक्ट आया था, है ना, 1994 में एक्ट आया, तो इसके पहले के जो अगर कोई काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सेंटर, तब उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन उनको भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो उनके लिए क्या बोला गया है कि एक्ट आया है उससे 60 दिन के भीतर उनको लेना है। तो ये तो पुराना हो चुका है ना, मतलब ये उस समय उस वक्त उनको फॉलो करना था। फिर क्लॉज 4 बोलता है अनरजिस्टर्ड सेंटर मस्ट स्टॉप ऑपरेशन विद इन 6 मंथ अनलेस रजिस्टर्ड और एप्लीकेशन पेंडिंग। ठीक है, अगर किसी सेंटर ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसको अपने काम है ना 6 महीने के अंदर बंद करना होगा, है, जब तक कि उसका जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग ना हो या रजिस्ट्रेशन मिल नहीं जाए। अगर नहीं करा रहा है तो काम बंद करना पड़ेगा उसको, उसने काम चालू, तो ये एग्जिस्टिंग के लिए है ऑलरेडी। अथॉरिटी विल रजिस्टर ओनली इफ प्रिस्क्राइब फैसिलिटीज एंड स्टैंडर्ड आर मेट। तो जो नॉर्म्स दिए गए हैं, जो उनको स्टैंडर्ड बताए गए हैं, फैसिलिटी बताइए, इक्विपमेंट क्या यूज करना है, अगर वो सब अगर वो फॉलो करते हैं तो ही इनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, नहीं तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी रजिस्टर नहीं करेगी। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो फुलफिल करना है वो सारी ग्राउंड्स फुलफिल करने होंगे। तो सेक्शन 18 ने बोला। सेक्शन 19 बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है तो उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो क्लॉज 1 अथॉरिटी ग्रांट सर्टिफिकेट आफ्टर इंक्वायरी एंड एडवाइस फ्रॉम एडवाइजरी कमिटी। तो यहाँ पे क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन कब मिलेगा,
अथॉरिटी जो है वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो रजिस्ट्रेशन देगी, लेकिन कब? वो पहले इंक्वायरी करेगी और एडवाइजरी कमेटी से कंसल्ट करने के बाद ही वो सर्टिफिकेट इशू करेंगे। फिर इफ रिक्वायरमेंट नॉट मेट एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड विद रिटन रीजन। अब अगर फुलफिल नहीं किया, जो इक्विपमेंट रखना है, जो स्टैंडर्ड फॉलो करना है ना, और जो फैसिलिटीज रखनी है, अगर नहीं फुलफिल हुई है तो यहाँ पे फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, पर यहाँ पे रिटर्न में रीजन देना होगा। सर्टिफिकेट मस्ट बी रिन्यूड पीरियडिकली एज प्रिस्क्राइब। तो ये टाइम टू टाइम इसको रिन्यू भी कराना पड़ेगा, है ना। एक बार ले लिया बस उससे नहीं है, यहाँ पे पीरियडिकली इसको रिन्यू भी कराना होगा। जो रूल्स में प्रिस्क्राइब किया है उस रूल्स और फीस के साथ उसको रिन्यू कराना होगा। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट मस्ट बी डिस्प्लेड पब्लिकली एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। हाँ, तो अब जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसको फिर क्या फ्रेम व्रेम करके आपको आपके क्लिनिक या जो भी सेंटर वहाँ ऐसी जगह लगाना होगा जिससे लोगों को दिखे, सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित हो, कि अगर कोई आता है आपके क्लिनिक या प्रयोगशाला में तो उसे दिखे कि हाँ ये रजिस्टर्ड लेबोरेटरी है या क्लिनिक है, तो यहाँ पे उसे पता पड़े। तो ये सेक्शन 19 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 20 कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब अगर रजिस्ट्रेशन मिल चुका है ऑलरेडी तो अब कब का कैंसिल होगा या कब सस्पेंशन होगा? तो यहाँ अथॉरिटी कैन इशू अ नोटिस टू सॉरी अथॉरिटी कैन इशू अ शो कॉज नोटिस बिफोर सस्पेंडिंग और कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं अगर अथॉरिटी या सस्पेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको पहले शो कॉज नोटिस देना होगा कि कारण बताओ। उससे उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामने वाले से कि, है ना, तो वहां पे उसको ये नोटिस जारी किया जाएगा। जैसे मान लो अगर क्लिनिक पर अगर लिंग जांच का आरोप लगाया है ना, तो वहां पे पहले नोटिस दिया जाए, कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, शोकोज नोटिस, कि आप बताइए कि यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये वो इस तरीके से क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो यहाँ पहले इशू किया जाएगा नोटिस। आफ्टर हियरिंग एंड एडवाइस इफ वायलेशन प्रूव्ड रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड। अब हियरिंग हुई है ना और लगता है कि इन्होंने वायलेशन किया है तो यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड इमीडिएटली विदाउट नोटिस। और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है तो बिना कारण बताए ही, है ना, नोटिस जारी करे ही उसको सस्पेंड कर दिया जा सकता है रजिस्ट्रेशन को, है ना। तो यहाँ कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में सेक्शन 20 बात करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 21 अपील। अब अगर डिसीजन हुआ, है ना, अगर मान लो कोई सी लैब को या लैब क्लिनिक को सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया गया या कैंसलेशन ऑर्डर दे दिया गया है तो वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। अपील कर सकता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द, जैसे ये सस्पेंशन और कैंसलेशन का ऑर्डर आया है तब से 30 दिन के अंतर्गत वो अपील कर सकता है। ठीक है, तो इफ ऑर्डर बाय सेंट्रल अथॉरिटी, अगर सेंट्रल अथॉरिटी ने दिया है तो अपील किसको होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। और अगर स्टेट अथॉरिटी का है तो ऑर्डर जो अपील है वो स्टेट गवर्नमेंट को अपील किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 21 में आपको क्या ध्यान रखना है? सीधा सा 30 दिन के अंतर्गत होगा ऑर्डर से, और सेंट्रल अथॉरिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट अथॉरिटी है तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे अपील की जाएगी। नेक्स्ट है चैप्टर 7 ऑफेंस एंड पेनल्टीज। अब इस एक्ट का वायलेशन किया गया है ना, इस एक्ट में जो बोला है ये करना है नहीं किया तो वायलेशन हुए तो ऑफेंस हो गए, ऑफेंस हो गए तो यहाँ पे अब यहाँ पे ऑफेंस और पेनल्टीज यहाँ पे इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो सेक्शन 22 प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डिटर्मिनेशन। तो जो गर्भाधान के पूर्व और उसके बाद अगर कोई लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापन करता है ना तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो सेक्शन 22 यहाँ पे इसको बैन करता है कि ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं लाया जाएगा। तो नो पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या सेंटर, क्लिनिक, लेबोरेटरी, ये ना इनमें से कोई भी शेल इशू, पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो वो ना तो इशू कर सकते हैं, ना पब्लिश कर सकते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को किसी भी फॉर्म में, है ना, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन, किसी भी फॉर्म में वो नहीं ला सकते अबाउट फैसिलिटी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स सिलेक्शन। तो यहाँ पे वो इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट नहीं ला सकते हैं किसके बारे में? सेक्स सिलेक्शन और सेक्स डिटर्मिनेशन की फैसिलिटीज
के बारे में कि हमारे लेबोरेटरी में ये फैसिलिटी है, तो आप आइए और यहाँ पे ये आप यहाँ पर जांच करवाइए। ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता है। फिर स्कोप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या, तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या जो है, नोटिस, सर्कुलर, लेबल, इंटरनेट पोस्ट, होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग, साउंड लाइट मैसेज, इस टाइप से किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। किस चीज के लिए? क्लॉज 1 जो बोलता है सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स सिलेक्शन, इसकी फैसिलिटी के विज्ञापन का नहीं बोल सकता है। और जो क्लॉज 2 है वो भी, उसमें भी यही बोला गया है कि एडवर्टाइजमेंट जो है कोई भी क्लिनिक या पर्सन एडवर्टाइज नहीं कर सकता प्री नेटल और प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन के बारे में, कि साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक मीन्स के माध्यम से हम ये चेक करते हैं ना, तो इस टाइप का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो ये दोनों ही क्लॉज में एडवर्टाइजमेंट पे बैन लगाया है, मना किया गया है ना, बाहर किया है उसको। और अगर कोई फिर भी ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 10,000। तो क्लॉज 1 और 2 का कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है तो 3 साल और 10,000 तक का यहाँ पे फाइन और इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। तो ये इसका सेक्शन 22 में किस बारे में है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑफेंस। सेक्शन 23 के अंतर्गत जो दिया है ऑफेंस एंड पेनल्टीज, तो ये किस पे अप्लाई है कि, तो सेक्शन 23 में जो ऑफेंस है ये एप्लीकेबल है किस पर? मेडिकल जेनेटिक्स, गायनोलॉजिस्ट, जो भी डॉक्टर वगैरह है ना, यहाँ पे सीधी सी बात है, जो भी इस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो भी हैं, है ना, तो इस लैब पे या जो सेंटर है या क्लिनिक पे काम कर रहे हैं, है ना, और वो लोग अगर वॉयलेट करते हैं एक्ट का, सेक्शन 22 क्या बोलता था कि एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है, उसको बैन लगाया, वहां पर पनिशमेंट दी गई है, पेनल्टीज दी गई है। और ये जो सेक्शन 23 जो वर्क करने वाले, जो डॉक्टर भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है ना, जो इन सेंटर, लेबोरेटरी, क्लिनिक पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर अगर वो वॉयलेट करते हैं एक्ट के प्रोविजंस, है ना, तो यहाँ पर उनको क्या, तो उन पर ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये अप्लाई है मेडिकल जेनेटिस्टिक, गायनोलॉजिस्ट वगैरह, इन सब पे जो भी काम कर रहा है इन सेंटर, लेबोरेटरी और क्लिनिक पर। फिर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल्स मेट दे अंडर, तो ये वॉयलेशन किस चीज का कर रहे हैं, उस चीज के लिए यहाँ पे दिया। पनिशमेंट क्या दी गई, तो पनिशमेंट है कि अगर पहली बार फर्स्ट ऑफेंस कर रहे हैं तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट और 10,000 का फाइन है। अगर सेकेंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस करते हैं तो 5 years इम्प्रिजनमेंट और 50,000 का यहाँ पे फाइन दिया जाएगा, है ना। तो ये क्लॉज सेक्शन जो है इसका क्लॉज 3rd बोलता है कि जिसमें इनको 1 और 2nd बोलता है ये, है ना, सब सेक्शन 1 में ये दिया गया है और 2 में। अब नेम ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू बी रिपोर्टेड टू द स्टेट मेडिकल काउंसिल फॉर सस्पेंशन रिमूवल। अब जो डॉक्टर है ना जिसने ये वॉयलेशन किया, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या करेगी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी यहाँ पे जाके स्टेट मेडिकल काउंसिल को बोलेगी कि इस पर्सन का रिपोर्ट करेगी इसके बारे में कि इस पर्सन का सस्पेंशन करो या रिमूवल करो। इसके लिए बोलेगा कि इसने एक्ट के ये वॉयलेशन की है। ठीक है, फिर है पर्सन सीकिंग सेक्स सिलेक्शन और इलीगल प्रेनेटल टेस्ट इज पनिशेबल। अब अगर जो पर्सन जिसने ये काम करवाया है ना, जो जिसने ये चेक करवाया है ना, चयन कराया है, ये जो भी परीक्षण करवाया है, तो ये वो भी यहाँ पनिशेबल होगा। ये सब सेक्शन 3 में बोला गया है कि वो पर्सन भी यहाँ पे लाइबल होगा, और वो पर्सन भी लाइबल होगा तो उसको भी यहाँ पे पनिशमेंट जो दी जाएगी 3 साल की कैद और 50,000 का जुर्माना है। तो वो फर्स्ट बार अगर करा रहा है तो कितना होगा, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है उसे और 50,000 का फाइन लगेगा। ठीक है, अगर वो फिर से करता है तो फिर से सेकंड सब्सिक्वेंट है तो सेकंड में फिर से हो जाएगा 5 years की इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख का फाइन। तो ये उसको जो चेक कराने वाला है उसके लिए ये बात कराया है, मतलब जो परीक्षण के लिए जा रहा है ये लेब क्लिनिक पर,
उस पर्सन को। अब यहाँ प्रोटेक्शन टू वुमन इफ शी वाज कंपेल्ड टू अंडरगो सच प्रोसीजर। अब अगर किसी को जबरदस्ती भेजा गया, विवश किया गया अगर किसी विमेन को, है ना, किसी महिला को विवश किया गया है, तो वहां पर इसको छूट दी गई है, वहां पे इनको प्रोटेक्शन दिया गया, उनको यहाँ पर दोषी नहीं माना जाएगा। तो क्लॉज 4 ये बोलता है। ठीक है, तो सेक्शन 23 में क्या बोला गया है कि एप्लीकेबल है ये जो भी डॉक्टर है, जो भी काम कर रहे हैं लैब पे, क्लिनिक पे और सेंटर पे, उन पर लगा है किस चीज के लिए, अगर वो कॉन्ट्रावेंशन करते हैं एक्ट के प्रोविजन का, उसके लिए। यहाँ पे पनिशमेंट जो दी जा रही है वो क्लॉज 1 सबसेक्शन 1 में जो बोला गया है 3 साल का इम्प्रिजनमेंट, 10,000 का फाइन। सब्सिक्वेंट अगर कर रहा है तो 5 साल का इम्प्रिजनमेंट और 50,000 का फाइन है। फिर यहाँ पर क्या जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उस प्रैक्टिशनर का, जो भी डॉक्टर है उसके रिपोर्ट करेंगे स्टेट मेडिकल काउंसिल को सस्पेंशन और रिमूवल के लिए। फिर ऐसा कि जो इस चीज के लिए जा भी रहा है, जो पर्सन ये काम करवा रहा है ना, तो उसको भी यहाँ पर जो लगेगा इम्प्रिजनमेंट 3 साल का और 50,000 का जुर्माना, और अगर सब्सिक्वेंट किया है तो 5 साल और 1 लाख तक का जुर्माना यहाँ उससे लगेगा। यहाँ पे अगर विमेन को जबरदस्ती भेजा गया है तो उस पर ये लागू नहीं होगा। सेक्शन 24 प्रिजम्पशन इन केस ऑफ कंडक्ट ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। अब यहाँ पे प्रिजम्पशन दे दिया गया है ना, कि यहाँ पे कोर्ट पहले से ही प्रिज्यूम करेगी, अगर ऐसा कोई डायग्नोसिस कराया गया है ना, ऐसा परीक्षण कराया गया है, तो यहाँ कोर्ट क्या फिर प्रिजम्पशन लेगी, तो कोर्ट यहाँ प्रिज्यूम ही करेगी कि उस जो जो विमेन है जो ये टेस्ट कराने आई है उसको जबरदस्ती ही भेजा गया है ना, उसको उसके रिलेटिव या उसके हस्बैंड ने भेजा है, तो यहाँ प्रिज्यूम करेगी, शेल प्रिज्यूम बोला गया। कोर्ट यहाँ प्रिज्यूम ही करके रखेगी, और अगर अदरवाइज नहीं तो सामने वाले को प्रूफ करना पड़ेगा। Court shall presume that the pregnant woman was compelled by her husband or relatives to undergo illegal prenatal diagnostic techniques unless proven otherwise। जब तक ये कुछ और प्रूव नहीं होता तो ये यहाँ पे प्रिज्यूम माना जाएगा कि ये ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, सच पर्सन जो भी है हस्बैंड या रिलेटिव, वो शेल बी लाइबल फॉर अबेटमेंट अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में। तो यहाँ पे वो लाइबल माना जाएगा कि वो जबरदस्त, जो अभी हमने पेनल्टी ऑफेंस में देखा था, है ना, तो वो उस चीज के लिए यहाँ पे ये माना जाएगा कि वो लाइबल होगा उस पेनल्टीज और इम्प्रिजनमेंट के लिए। पनिशमेंट इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 में। तो यहाँ पे पनिशमेंट हम ऑलरेडी देख ही चुके थे। नेक्स्ट है सेक्शन 25 पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन विथ नो स्पेसिफिक पनिशमेंट। तो ऐसे अगर कोई काम है, ऐसे कोई उल्लंघन है, वायलेशन है, जिसके लिए इस एक्ट में कोई दंड नहीं दिया गया है ना, ऐसे प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड जिनके लिए विशेष दंड नहीं दिया गया है ना, तो वो ऐसा अगर कोई उन्होंने वायलेशन किया है और उसके लिए इसमें अगर कोई पनिशमेंट नहीं स्पेशल दी गई है, तो फिर क्या होगा, तो इफ एनीवन कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन और रूल्स अंडर दिस एक्ट विच नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड, तो वहां पर क्या होगा, उसको इम्प्रिजनमेंट 3 महीने तक की और फाइन अप टू 1,000 या फिर दोनों दिया जाएगा। और अगर फिर भी कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू रहता है तो 500 रुपीज पर डे। मतलब इम्प्रिजनमेंट तो 3 महीने तक है, या फिर फाइन 1,000 या दोनों दिया जा सकता है, और ये कंटिन्यू रहता है कॉन्ट्रावेंशन तो 500 रुपये पर डे उसको देना होगा। ये सेक्शन 25 इस बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट है सेक्शन 26 कंपनियों द्वारा अगर कोई अपराध हो रहा है ना, यहाँ तो यहाँ पे कंपनी पे, तो यहाँ पे जो भी कंपनी है वो लाइबल रहेगी, और उसके भी जो इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे ना वो यहाँ पर लाइबल माने जाएंगे, जब तक कि वो ये नहीं प्रूव कर देते कि ये उनकी ड्यू डिलिजेंस उसने फॉलो किया था या उन्हें उसका नॉलेज नहीं था, ये प्रूफ नहीं कर देते। अगर वो प्रूव कर देते हैं ना कि ये जो ऑफेंस हुआ है वो उसकी नॉलेज के बिना हुआ है या फिर उसने ड्यू डिलिजेंस किया था, तो वो लाइबल नहीं रहेगा, है ना। डायरेक्टर मैनेजर और उस कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, तो उसके मैनेजर डायरेक्टर वो सब गिल्टी होंगे ऑफेंस में, अगर यहाँ पे कंसेंट ली गई हो या उन्होंने कोई निग्लिजेंस किया है, निग्लेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये सारे अगर कंसेंट से काम हुआ है तो सब डायरेक्टर और मैनेजर जिन्होंने भी कंसेंट दी वो लाइबल होंगे, या फिर निग्लिजेंस हुआ, है ना, तो वहां पर ये सब लाइबल होंगे। कंपनी में यहाँ पे बोल दिया गया है कि इसमें कंपनी में क्या है, फर्म, एसोसिएशन और डायरेक्टर के अंतर्गत फर्म के पार्टनर्स भी यहाँ पे शामिल होंगे। ठीक है,
जैसे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अब डायरेक्टर्स को पता ही नहीं है कि यहाँ पर ये ऐसा कोई टेस्ट चल रहा है ना, उन्हें पता ही नहीं है, तो वो फिर लाइबल नहीं होंगे। लेकिन अगर उन्होंने कंसेंट दे दी है तो फिर लाइबल वो भी होंगे, या उन्होंने रोकने का पूरा प्रयास किया था तो वो दोषी नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन 27, ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल। अब सेक्शन 27 बोलता है कि इस एक्ट के तहत जो भी ऑफेंस हुआ है, मतलब ये नेचर बता रहा है, नेचर ऑफ ऑफेंस है ये, है ना, ये कि किस टाइप के ऑफेंस है ये। तो इसकी एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंस हो रहे हैं वो क्या क्या है, कॉग्निजेबल है, मतलब बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है, ठीक है, नॉन बेलेबल है तो यहाँ बेल नहीं दी जाएगी, और नॉन कंपाउंडेबल है मतलब समझौता नहीं किया जाएगा, ये चीज में है ना, कंपाउंड किया ही नहीं जा सकता है। जो एक्ट में पनिशमेंट है, जो जो अगर एक्यूज होता है, जो गिल्टी पर्सन है ना, प्रूफ हो जाती है उसकी गिल्टी, तो वहाँ कंपाउंड नहीं होगा, वहाँ उसको वो पनिशमेंट पूरी मतलब बियर करनी ही पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे इसका नेचर दिया गया है। तो एवरी पर्सन अंडर दिस एक्ट shall be cognizable, non-bailable or non-compoundable. Police can arrest without warrant. Bail is not a right और settlement not allowed. इसका मीनिंग ये हुआ। सेक्शन 27 में बोलता है। 28 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अब यहाँ पे जो अब ऑफेंस हुआ है तो ये कौन देखेगा, है ना, मतलब कॉग्निजेंस जो संज्ञान होगा, मतलब कंप्लेन होगी, क्या होगा, तो कौन देखेगा इस बारे में यहाँ पे दिया गया कि कॉग्निजेंस जैसे जो भी अपराध होता है तो कोर्ट के जैसे मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल की गई है या एफआईआर होगी ये वो, तो कौन सा मजिस्ट्रेट लेगा, है ना, तो ये उसके कॉग्निजेंस के लिए बने। तो यहाँ पे कॉग्निजेंस कौन लेगा इस बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट हु कैन फाइल कंप्लेंट, सब सेक्शन 1 बोलता है कि जो कंप्लेन है वो कौन कर सकता है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और ऑफिसर ऑथराइज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, any person after giving 15 days notice to the appropriate authority। तो यहाँ पर ये तो मतलब यहाँ कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि क्या, या तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या ऑथराइज ऑफिसर है उन्होंने कंप्लेंट की हो, या फिर कोई पर्सन कर रहा है अगर कंप्लेंट, तो वहां पर उसको 15 दिन पहले नोटिस देना होगा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, उसको ये अपना इंटेंशन बताना होगा कि 15 डे नोटिस का अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कि मैं ऐसे कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे वो रजिस्टर्ड करे, शिकायत दर्ज की जाएगी, है ना। तो जैसे मतलब अगर कोई एनजीओ है ना, वो डायरेक्ट अगर कोर्ट में जाके फाइल करता है ना, तो यहाँ जो कोर्ट है ना वो मामला नहीं लेगी, उसको पहले अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कंप्लेंट 15 डे नोटिस देना होगा, कंप्लेंट करनी होगी, तब जाके यहाँ पे वो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। अब यहाँ पे जो किसका जुरिडिक्शन होगा, कौन देखेगा, तो यहाँ पे जो देखेगा वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन ट्राई ऑफेंसेस, है ना। तो यहाँ पर जो देखेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जेएमएफ से जो है वो ऑफेंसेस को यहाँ पे ट्राई करेंगे, जुरिडिक्शन उनका है। सब सेक्शन 2 सेक्शन
सेक्शन 31 में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, तो गुड फेथ में जो भी काम हो रहा है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी और ऑथराइज ऑफिसर है, अगर वो कोई काम कर रहे हैं इस एक्ट के तहत काम कर रहे हैं और गुड फेथ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उन पर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, है ना, नो लीगल प्रोसीडिंग। तो यहाँ प्रोटेक्शन दिया गया है सेक्शन 31 के तहत। फिर है सेक्शन 31 है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, तो यहाँ पर जो भी अगर कुछ डिफ़िकल्टीज़ या कुछ एक्ट के तहत ऐसी डिफ़िकल्टीज़ अराइज़ हो रही है ना, तो यहाँ पे कौन क्या स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इशू कर सकती है ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ विद इन 3 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो ये 2002 एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई है, तो उसको 3 साल के अंतर्गत चेंज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है। तो ठीक है। फिर सेक्शन 32 पावर टू मेक रूल्स, नियम बनाने का अधिकार सेक्शन 32 में दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी रूल्स बनाएगा कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहाँ पे अथॉरिटी है कि वो रूल बनाए। फिर सेक्शन 33 पावर टू मेक रेगुलेशन, अब एक्ट के मतलब जो रूल्स बनाने की पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही थी, है ना, और जो रेगुलेशंस है पावर टू मेक रेगुलेशन, तो यहाँ बोर्ड जो है वो यहाँ पे रेगुलेशन बना सकती है विद सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन। तो यहाँ सैंक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना ही होगा और वो बोर्ड यहाँ पे बना सकती है। किस किस से रिगार्डिंग में, बोर्ड में मेक रेगुलेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन नॉट इनकंसिस्टेंट विद एक्ट रूल्स, रूल्स के अपोजिट नहीं जाना चाहिए। किससे रिलेटेड बनाएगी, मीटिंग से, वो उसकी जो मीटिंग होगी, टेम्परेरी एसोसिएशन, स्टाफ अपॉइंटमेंट, एफिशिएंट कंडक्ट, तो ये खुद उसके रेगुलेशन बना सकती है, लेकिन उसको सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के लगेंगे। ठीक है। तो रूल्स जो बात सेक्शन 32 जो बोलता है वो रूल्स एक्ट को ऊपर जो भी मतलब उसको फॉलो कराने के लिए कुछ भी जो भी प्रोविजंस को लागू कराने के लिए जो भी रूल्स की ज़रूरत हो रही, प्रोसीजर की ज़रूरत हो रही, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन जब बोर्ड अगर खुद अपने फंक्शंस के काम कुछ जो भी उसे करना है ना, बोर्ड मीटिंग की क्या कोरम होगी, क्या प्रोसीजर होगा, टाइम प्लेस क्या होगा, है ना, यहाँ पे जो एसोसिएट पर्सन होंगे वो क्या, टेम्प्रेरी एसोसिएशन जो होगा पर्सनस का, वो अपॉइंटमेंट से, सर्विस कंडीशन से रिलेटेड अगर कोई काम होगा तो वहाँ पर बोर्ड करेगी काम। फिर सेक्शन 34 रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, तो ये जो भी बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट के सामने रखना होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, हमारा यहाँ पे एक्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू।